अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप जो भी लेक्चर अपलोड किया जाता है उसको सुने, जो आपको टाइम मेंशन्ड होता है, जो आपको टाइम दिया जाता है लेक्चर अपलोड करने के बाद कि आप इसमें सुने, और फिर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो पूछें। तो काइंडली आप लेक्चर सुना करें, और उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप अपने कंसर्न टीचर से, अपने टीचर से ज़रूर पूछें। और कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है, आपकी बुक को इसीलिए फ़ॉलो किया जा रहा है कि बुक आपके पास है, आप बुक को पास रखें, उसको ओपन करके रखें। अगर आपको यहाँ की पिक्चर क्लियर नहीं होती, आप बुक ओपन करके रखें साथ, और फिर उस चीज़ को पढ़ें और लेक्चर सुने और दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई सवाल होता है आपका, तो आप जो है डिस्कशन टाइम के अंदर अपने टीचर से ज़रूर पूछें। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हम थोड़ा सा फ़िज़िकल डिज़ाइन के ऊपर बात कर रहे थे। हमने पहले डिस्कस किया कि फ़िज़िकल डिज़ाइन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कि आपको क्या क्या इनपुट्स चाहिए होती हैं फ़िज़िकल डिज़ाइन की तरफ। अगर आप मूव कर रहे हो डेटाबेस का फ़िज़िकल डिज़ाइन, तो उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स थी, अगर याद हो तो। एक चीज़ था कि आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, आपके पास लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर होना चाहिए, और थर्ड कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी डीबीएमएस की। जो डीबीएमएस आपकी डेटाबेस को, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम आपकी डेटाबेस को ऑपरेट करेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये चीज़ें आपके पास एज अ इनपुट जाती हैं, एज अ इंग्रेडिएंट आपके पास होती हैं, तो आप उसकी बेसिस पर फिज़िकल डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। ठीक हो गया। अभी हम कुछ नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट एलिमेंट्स कंबाइन प्रोड्यूस फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर आपका फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, या बना होता है। किन एलिमेंट्स से मिलकर आपका फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो बना होता है। तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिज़ाइन के। जैसे आपने लॉजिकल डिज़ाइन के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे कि आप एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रिलेशंस को मर्ज करते हैं, उनको नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के भी। वो एलिमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट एलिमेंट या पहला कंपोनेंट जो आपकी फिजिकल डिज़ाइन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला कंपोनेंट है डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। ठीक है। डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, वर्ड के ऊपर भी आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। हेडिंग के ऊपर अगर आप गौर करें कि आपका डेटा वॉल्यूम और यूजेज एनालिसिस क्या है, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द साइज़ और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न ऑफ डेटाबेस। आपने एस्टिमेट लगाना है कि आपके डेटा का साइज़, आपकी जो डेटाबेस है उसका साइज़ कितना होगा। वॉल्यूम या साइज़ एक ही चीज़ है, वॉल्यूम क्या होगा या साइज़ क्या होगा, एंड उसका यूजेज क्या है, यूजेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, यूजेज पैटर्न क्या है, कितना फ्रीक्वेंटली वो डेटाबेस यूज़ की जाएगी। ठीक है। द एस्टीमेट ऑफ डेटाबेस साइज इज़ यूज टू सिलेक्ट द फिजिकल स्टोर। हम पहले इन हैंड क्यों डेटाबेस का साइज़ जो है वो हमें एस्टीमेट लगा रहे हैं? इसलिए एस्टीमेट लगा रहे हैं ताकि हम अपने लिए एक फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस जो है वो अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द डेटाबेस सिलेक्ट करें। इसलिए हम शुरू में एक एस्टीमेट लगा रहे हैं कि इस डेटाबेस का साइज़ क्या होगा, ताकि हमें पता हो कि हमने इस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है वो यूज़ करनी है, या कितनी कैपेसिटी वाली हमने स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेटाबेस बड़ी है तो डेफिनेटली आप बड़ी हार्ड डिस्क या बड़ा सर्वर यूज़ करेंगे। छोटी है तो कम रिक्वायरमेंट होगी। तो आप शुरू में एस्टिमेट इसलिए लगा रहे होते हैं डेटाबेस के साइज़ का, ताकि आप करेक्ट स्टोरेज डिवाइस उसके लिए यूज़ कर सकें। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। और आपका कितना खर्चा आएगा जब आप उस डेटाबेस को स्टोर करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप बड़ी डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, आपने एस्टिमेट लगाया कि ये तो इसका साइज़ इतना होगा, जीबीज़ में होगा, टेराबाइट्स में होगा, इसके लिए हमें बड़ी स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी, तो आपको एक करेक्ट डिवाइस का भी पता चल जाएगा और उसकी कॉस्ट का एक एस्टिमेट भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। एंड व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द एस्टिमेट ऑफ यूजेज एनालिसिस। हम कि कितना फ्रीक्वेंटली यूज, हम ये क्यों एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये डेटाबेस कितना यूजेज इसकी होगी, कितना फ्रीक्वेंटली ये यूज़ किया जाएगा। द एस्टिमेट ऑफ यूजेज पैटर्न आर यूज टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यूजेज जो पैटर्न है कि कितना फ्रीक्वेंटली डेटाबेस यूज़ की जाएगी, वो हम क्यों एस्टिमेट लगा रहे हैं, ताकि हम ये सिलेक्ट कर सकें कि हमने इस डेटाबेस को किस वे में ऑर्गेनाइज करना है, इसके जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी है वो कौन सी यूज़ करनी है। आगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा आज ही के टॉपिक में इंशाल्लाह बात करेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी, या फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए आपको शुरू में एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि ये डेटाबेस कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ हो, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी होती है।
और एक्सेस मेथड क्या रखना है, डायरेक्ट एक्सेस यूज़ करना है, रैंडम एक्सेस यूज़ करना है। तो ये चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा उसका यूजेज पैटर्न पता होना चाहिए डेटाबेस का। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लान फॉर द यूज़ ऑफ इंडेक्सेस एंड अ स्ट्रैटेजी फॉर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजीज हमने कल देखी थी। आप सेंट्रलाइज रखना चाह रहे हो डेटा को, आप पार्टीशनड वे में रखना चाह रहे हैं, आप रेप्लिकेटेड फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, आप हाइब्रिड रखना चाह रहे हैं। ये आपकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजीज थी। तो अब आपको अगर यूजेज एनालिसिस का पता होगा कि ये डेटाबेस कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी और उसके साइज़ का पता होगा, तो आप उसके लिए करेक्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप इंडेक्सेस का यूज़ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डेटाबेस का साइज़ और उसका यूजेज पैटर्न पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हमने बात की कि हमें डेटाबेस का साइज़ और वॉल्यूम पता होना चाहिए, और सेकेंडली हमें उसका यूजेज पैटर्न पता होना चाहिए। और किस लिए पता होना चाहिए ये भी हमने बात कर ली, कि ताकि हम एक करेक्ट उसके लिए स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर सकें, हमें थोड़ा कॉस्ट का एस्टिमेट भी हो जाए। और सेकेंडली हम उसके लिए क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करें, एक्सेस मेथड कौन सा यूज़ करें, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करें। तो ये चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए हमें इन दो फैक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। देन इज़ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। अब इनके ऊपर बेस करते हुए, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डेटाबेस एंड बेस्ड ऑन द यूजेज पैटर्न ऑफ द डेटाबेस, हमने उसके लिए एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। ये हम कल इसके ऊपर बड़ा डिटेल में बात कर चुके हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी आपने डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करके रखना है। क्या आपने एक सेंट्रल लोकेशन में स्टोर करके रखना है, क्या आपने उसको पार्टीशनड करके रखना है। पार्टीशनड क्या होती है, रेप्लिकेटेड क्या होती है। आप कॉपी एक जगह पे मेंटेन कर रहे होते हैं उसकी, ताकि अगर एक्चुअल वाला लॉस हो जाए तो आपके पास कॉपी में मौजूद हो। और हाइब्रिड में आप पार्टीशनड और रेप्लिकेटेड और सेंट्रलाइज्ड को मर्ज करके एक कंबाइंड सी एक स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर हमने कल चूँकि डिटेल में बात कर ली थी, तो अभी इनको बहुत ज़्यादा दोबारा से एलेबोरेट करने की आई डोंट थिंक सो कि ऐसी ज़रूरत है। बस ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल डिज़ाइन। आपने पहले डेटाबेस का साइज़, वॉल्यूम या आप उसका यूजेज पैटर्न एस्टिमेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स आप उसकी एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे कि आप कौन सी वाली यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसके लिए फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि हमने फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी हम अभी जाके थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है? इट इज़ अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन द सेकेंडरी डिवाइसेस। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निक है कि आपने जो फाइल्स स्टोर करनी है, फाइल्स, अब अगर आप थोड़ा सा फाइल्स के ऊपर बात करें तो फाइल्स क्या होती हैं, हमने पहले बात की कि डेटाबेस के अंदर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस और टेबल स्टोर होता है। तो मल्टीपल टेबल्स जब मिल जाते हैं आपके पास, तो वो एक फ़ाइल बन जाती है। जैसे अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, आपके पास डिफरेंट पेपर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, आप उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फ़ाइल के अंदर रख देते हैं और उस फाइल के ऊपर एक नेम दे देते हैं, ताकि आप जब इस फाइल को ऊपर से देखें आपको नाम से पता चल जाए इस फाइल के अंदर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप एक फ़ाइल के अंदर लगा देते हैं। सिमिलरली डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, वो टेबल्स हम एक फ़ाइल के अंदर ऑर्गेनाइज रख देते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ हायरार्किकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है आपका। ठीक है, पहले टेबल्स होंगे, टेबल्स जो वो फाइल्स के अंदर जो है वो आप रख देंगे, जो रिलेटेड टेबल्स होंगे उनको आप एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो अब वो जो मल्टीपल अगर आप फाइल्स बना रहे हैं, तो उन फाइल्स को आपने किस वे में अरेंज करके स्टोरेज मीडियम के ऊपर स्टोर करना है, किस सीक्वेंस में उनको स्टोर करना है, ये आपकी फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक है। ठीक है, कि आप किस वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हो। पहले आप ये वाली फ़ाइल रख रहे हो, फिर ये आपकी एक टेक्निक है, इसको फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, the system designer must recognize several constraints for selecting a file organization. These constraints include the following. अब जो भी आपकी डेटाबेस के फिजिकल डिज़ाइन की तरफ मूव कर रहा है, जो सिस्टम डिज़ाइनर है, जो डिज़ाइन कर रहा है फिजिकल डिज़ाइन को, उसके माइंड में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि कौन सा फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका जो है, फ़ाइल को किस वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वो सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें माइंड में होती हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स माइंड में होते हैं। वो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं कि आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस है, उसकी स्पेस क्या है। आपको उसकी स्पेस के अकॉर्डिंगली फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक देखनी होती है कि आप किस वे में। अगर आपके पास खुली स्पेस है, फिर तो आप जो मर्ज़ी टेक्निक यूज़ कर लो, आपकी फ़ाइलें अरेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ाइलों का एक बहुत बड़ा सा दत्था है और आपने उसको एक स्पेस के अंदर ऑर्गेनाइज वे में रखना है, तो अगर आपके पास बहुत बड़ा सारा ड्रॉर हो रखने के लिए, तो आप उसको इतना सोचेंगे नहीं, आप फ़ौरन से उसको तरतीब दे देंगे फ़ाइल नंबर वाइज या जैसे भी। लेकिन अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड होगी और फाइल ज़्यादा होंगी, तो फिर आप अपने माइंड में एक तरतीब बनाओगे कि मैं इनको कैसे रखूँ कि ये मिक्सअप ना हो।
तो आप जो कॉन्स्टेंट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक सेलेक्ट करते हुए, सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आएगी कि जिस जगह पे ये स्टोर करनी है वो जगह कितनी है। सेकेंडली फिर आपके पास जो जिस मीडियम के ऊपर, जिस सर्वर के ऊपर आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन करनी है, वो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप फाइल स्ट्रैटेजी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक सेलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक देखनी होगी। एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट, ये हर स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर स्टेप पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लॉजिकल डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तब भी आपने यूज़र की रिक्वायरमेंट को माइंड में रखना है। आप लॉजिकल डिज़ाइन कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी फेज़ है उसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट को माइंड में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक देख रहे होते हो, फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस वे में फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो आपने ये देखना है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। उसको जो फाइलें ज़्यादा फ्रीक्वेंट, जब डेफिनेटली जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, हम एक तरतीब से चीज़ों को रखेंगे, तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कहते हैं कि वो चीज़ें जो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं उनको ऊपर रखा जाए, जो फाइलें ज़रा कम इस्तेमाल में आती हैं उनको खैर नीचे भी दबा दिया जाए। तो सेम इज़ द केस विद कि आप इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे जब आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी किस वे में ऑर्गेनाइज करनी है। तो आपका एक चीज़ जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो क्या है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र को फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, किस डाटा को वो बार बार एक्सेस करने की कोशिश करेगा, या इंपॉर्टेंट डाटा है उसको ऊपर रखना है, जो लेस इंपॉर्टेंट होगा या जो लेस फ्रीक्वेंटली यूज डाटा होगा, जो बहुत कम इस्तेमाल में आएगा, उन फाइलों को बेशक आप एंड पे रख दें ताकि अगर वो कभी कभी इस्तेमाल में आए तो आप उनको देख सकें। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने कि फ़ाइल्स को किस वे में अरेंज करना है, इस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपके माइंड में 3 चीज़ें होनी चाहिए कि आपके पास अवेलेबल स्पेस कितनी है, आपके पास स्टोरेज डिवाइस की स्पेस क्या है, उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके पास जो अवेलेबल ऑपरेटिंग, जिसके ऊपर आपने वो डेटाबेस चलानी है, रन करनी है, स्टोर करनी है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर DBMS जो है वो कौन सा वाला है। और थर्ड फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। ये थर्ड कंपोनेंट हो गया फिजिकल डिज़ाइन का। आपने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर ली। तो नेक्स्ट चीज़ आपने ये देखनी होती है कि कौन सी डेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है। और उसके बाद इंडेक्सेस। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं पहले। एन इंडेक्स इज़ अ टेबल दैट इज़ यूज टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ अ रो इन अ टेबल। आपने टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स फिल कर लिए, रोज़ फिल कर ली, ठीक है। अब हर रो की एक पर्टिकुलर लोकेशन है आपकी फिजिकल डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो आप उसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं कि रो नंबर 1 जो है वो इस लोकेशन पर है, रो नंबर 2 जो है वो इस लोकेशन पर पड़ा है। तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें आपने हर रो की लोकेशन जो है वो डाल देनी होती है, तो उसको हम इंडेक्स टेबल कहते हैं। वहाँ से फिर किसी भी रिकॉर्ड की लोकेशन को फाइंड आउट करना जो है वो ईजी हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग कहते हैं, और ये जो टेबल होता है उसको इंडेक्स टेबल कहते हैं। तो इंडेक्स इज़ बेसिकली अ टेबल दैट इज़ यूज टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ अ रो इन अ टेबल, ठीक है। किसी भी टेबल के अंदर किसी रो की जो लोकेशन है उसको डिटरमिन करने के लिए आप इंडेक्स टेबल यूज़ करते हैं। इंडेक्सेस आर सेंट यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। इंडेक्सिंग हम क्यों कर रहे होते हैं, वैसे भी टेबल्स में से डाटा सर्च आउट किया जा सकता है अगर आप इंडेक्सिंग ना भी करें, लेकिन इंडेक्सिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का एडवांटेज क्या है कि इट विल स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। अगर आपने डेटाबेस के अंदर कोई पर्टिकुलर डाटा, किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो सर्च करना है या सॉर्ट करना है, उसको तरतीब देना है, तो ये दोनों काम इंडेक्सिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं, टाइम कम लेते हैं। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड विद दीज इंडेक्सेस। आपकी जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस यही होती है कि आप उसको कोई क्यूरी देते हैं, आप उससे कोई डाटा डिमांड करें, आपने सारा डाटा स्टोर कर दिया, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा आपने स्टोर कर दिया, आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर डाल के उसका डाटा फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विद इन सम सेकंड आपको वो उस स्टूडेंट का सारा डाटा जो है वो शो कर देता है। तो ये उस डेटाबेस की परफॉर्मेंस में कॉस्ट होता है कि वो काउंट होता है कि वो बहुत जल्दी आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करिए विदाउट वेटिंग। तो ये जो इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, ये सर्चिंग को जो मेथड है इसको स्पीड अप करना है, ये विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग जो है ये पॉसिबल होता है।
द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की। अब इंडेक्सिंग जो है वो जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इंडेक्सिंग के लिए आप प्राइमरी की भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी की आपने पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी, फिर मैं दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि हमारे हर टेबल के अंदर एक कॉलम ऐसा होगा जिसकी वैल्यू यूनिक होगी, हर रिकॉर्ड के लिए उसकी वैल्यू यूनिक होगी, हर स्टूडेंट के लिए उसकी वैल्यू यूनिक होगी। तो उस कॉलम को हम जो है वो एज अ प्राइमरी की सेट कर देते हैं और उसकी मदद से हम सर्चिंग करते हैं, तो सर्चिंग जो है वो डेटाबेस के अंदर आसान हो जाती है। तो इंडेक्सिंग जब हमने करनी होगी कि हम अपनी सर्चिंग को स्पीड अप करें, हम अपने डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इंडेक्स टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम फिर प्राइमरी की हेल्प लेते हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट कंपोनेंट है हमारे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। अब डेटाबेस की जो इंटेग्रिटी है उससे क्या मुराद है? व्हाट इज़ द इंटेग्रिटी ऑफ अ पर्सन? इंटेग्रिटी बेसिकली होता है कि आपने जो डेटाबेस के अंदर जो आपने सारा डेटा स्टोर किया है उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना, उसकी करेक्टनेस को इंश्योर करना कि जो आप डेटा एंटर कर रहे हो वो करेक्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप डेटा एंटर कर रहे हो वो करेक्ट है? इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से ले लें कि फॉर एग्जांपल आप एक कॉलम बनाया हुआ है, स्टूडेंट टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है, आप स्टूडेंट का डाटा एंटर करते जा रहे हो डेटाबेस के अंदर, और उसमें आपने एक उनकी लेट्स सपोज आप कह लो कि आपने एज एंटर कर रहे हो, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हो। तो आप जब एज पे आप कॉन्स्ट्रेंट लगा दोगे, एक चेक, आप कॉन्स्ट्रेंट को एक चेक भी कह सकते हैं, आप चेक लगा दोगे कि आप किसी स्टूडेंट की एज जो है एंटर करते हुए 45 नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप एक रेंज लगा देते हो कि इन बिटवीन 15 टू 30 या 15 टू 25 के मैक्सिमम एक बच्चे की एज जो है वो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर 15 से लेकर मिनिमम 15 मैक्सिमम 25 तक होगी। इससे ज़्यादा बड़े बच्चे तो नहीं होते। तो समटाइम्स हम गलती से टाइपिंग करते हुए हो सकता है 25 की जगह मैं 45 डाल दूं, या 15 की जगह मैं 25 या 35 गलती से प्रेस कर दूं, तो वो जल्दी में मैं उस गलती को एंटर कर दूं और मुझे पता भी ना चले तो उस बच्चे की एज गलत एंटर हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एज के ऊपर कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, एक चेक लगा देते हैं कि जो एज की वैल्यू है वो 15 से 25 के दरमियान हो। इससे बड़ी वैल्यू अगर हम गलती से एंटर कर दें तो वो उसको एंटर ही नहीं करेगा। अक्सर आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान देखा होगा कि जब आप फॉर्म कोई फिल कर रहे होते हो ऑनलाइन या कोई डेटा फिल कर रहे होते हो, तो समटाइम्स आप कुछ एंटर करते हो तो वो एंटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसकी जो लिमिटेड रेंज होती है वो उससे बाहर वैल्यू आप एंटर कर रहे होते हो। तो इट मीन्स उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये जो चेक्स हम लगाते हैं इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट जो है ये हमारे डेटा की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए होते हैं और डेटा की करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए होते हैं। ठीक है। अब ये एक तरह की डेटाबेस प्रोटेक्शन भी है, ठीक है, ताकि आप क्वालिटी ऑफ डेटा को इंश्योर करने के लिए कि आपके जो डेटाबेस में जो डाटा एंटर किया जा रहा है वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल ठीक हो, इनको हम इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कह रहे होते हैं। अच्छा, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर द रूल्स दैट आर डिज़ाइन टू कीप डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। ये आप रूल्स चेक्स लगा देते हो हर कॉलम के अंदर। नेम जो है वो इतने लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, CNIC है तो उसमें इतने डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती से फॉर एग्जांपल जैसे आपके CNIC 14 डिजिट है तो 14, आपका मोबाइल नंबर है वो 12 या 11 डिजिट्स है तो आप 11 से ज़्यादा डिजिट्स वो नहीं लेगा। अगर आप गलती से 1-2 डिजिट्स एक्स्ट्रा डाल दोगे या कम डालोगे तो वो लेगा ही नहीं कि आप गलत एंटर कर रहे हो। तो इसका मतलब आपने एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि जो मोबाइल नंबर है वो 11 डिजिट्स का ही होना चाहिए। जब तक आप वो डिजिट्स पूरे नहीं करोगे वो आपसे नंबर नहीं लेगा, वो कहेगा यहाँ पर कोई मिस्टेक है। तो इससे आपकी जो गलती के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं, तो आपका डाटा जो है वो करेक्ट एंटर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दे एक्ट लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। जो आपके पास डाटा आप एंटर कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, उसके ऊपर एक किस्म का एक चेक के तौर पर काम कर रहा होता है। ठीक है, और आपकी क्वालिटी ऑफ डेटा को मेंटेन कर रहा होता है। DBMS प्रोवाइड सेवरल मैकेनिज्म टू इन्फोर्स इंटेग्रिटी ऑफ द। ये आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो आपको डिफरेंट इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के हवाले से डिफरेंट फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक हो गया। ये दीज वर द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया हुआ, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और बात की हुई, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ज़्यादा इसके ऊपर दोबारा से आई
डोंट थिंक सो कि दोबारा इसको कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हम पहले भी बता चुके हैं कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निक है कि आपने डाटा फाइल्स को किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आपके माइंड में 3 कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें रखनी चाहिए। हमारे पास जो फिजिकल स्टोरेज मीडियम अवेलेबल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिसके ऊपर हमने वो जगह, जिस जगह पर हमने वो फाइलें स्टोर करनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितनी जगह है वो हमारे पास अवेलेबल, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा अवेलेबल है, फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इन चीज़ों को देख के आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो भी सिलेक्ट करनी है वो करनी है। नेक्स्ट ये है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट। आप जो भी फाइल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप इट इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के व्हाट आर द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप कोई फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे तो आपने उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने हैं कि वो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो फीचर्स क्या हैं, वो क्राइटेरिया क्या है कि आपने फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से करनी है, जो भी आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी यूज़ करें आप उसको उसके अंदर आपने ये सारी खसूसियात देखनी है। पहली क्या है कि उसके अंदर डेटा, अगर आप कोई भी आपको डेटा चाहिए तो वो फ़ौरन से आपको मिल जाए, फास्ट एक्सेस फॉर डेटा रिट्रीवल। डेटा ये नहीं कि आपने इस तरह से तरतीब से फाइलें रख दी हैं कि कोई डेटा रिक्वायर्ड है तो वो 10 घंटे ढूंढने में ही लगा दे। ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ में भी कोशिश करते हो कि डेटा को इस तरह से अरेंज करके रखें, चीज़ों को इस तरह से तरतीब दे के रखें कि जब हमें ढूंढनी हो तो हमें फ़ौरन से चीज़ मिल जाए। तो सेम इज़ द केस विद फाइल ऑर्गेनाइजेशन कि जब आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है तो आपने ये देखना है कि जो भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक हम फॉलो करें, बस वो ये हो कि जब हमें डाटा की ज़रूरत हो तो हमें फास्टर एक्सेस दे दे। देन हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है कि कितने जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, आपने कोई डाटा सर्च किया, आपको फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स मिल गया। देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस। जो आपको अवेलेबल स्टोरेज है उसको आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। ये नहीं है कि आपके पास 10 GB की स्पेस थी और आपने फाइलों को बड़े बड़े साइज़ में स्टोर करके सारी स्पेस यूटिलाइज़ कर दी और अच्छी फॉर एग्जांपल आप अपने कमरे की सेटिंग ही कर रहे होते हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, आपने अपनी कबर्ड को सेट करना है तो आप ये कहते हो कि कम से कम जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर की जाएँ ताकि आपकी कबर्ड जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ हो, आपने स्पेस ज़ाया नहीं करनी। तो सेम इज़ द केस है, जब आप फाइल्स को स्टोर करोगे किसी स्टोरेज मीडियम के ऊपर तो आपने वो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जिसमें स्टोरेज स्पेस आपकी ज़ाया ना हो, उसका एफिशिएंट यूज़ हो। देन हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस। आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जिसमें ये चांसेस डाटा लॉस के या जो डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, डाटा लॉस के चांसेस ना हो। देन इज़ द मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये ना हो कि आप एक फ़ाइल निकालो और सारी की सारी धड़ाम से गिर जाएँ। नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ, आप ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से करते हो कि बड़ी फाइलें नीचे हों, ऊपर छोटी हों। अगर आप छोटी नीचे रख देंगे, बड़ी ऊपर रख देंगे तो वो कोई एक फ़ाइल निकालेंगे, बाकी सारी वैसे की वैसी गिर जाएंगी। तो आप ये ना हो कि आपको एक फ़ाइल जब सर्च करो तो बाकियों को आपको दोबारा रीऑर्गेनाइज़ करना पड़े। नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं चीज़ों को इस तरह से तरतीब दें कि एक निकालें तो बाकी सारी अपनी पोजीशन में रहें, उनको दोबारा से सेट ना करना पड़े। तो सेम इज़ द केस है कि आपने फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन इस वे में रखनी है कि आपको बार बार डाटा रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। एंड देन इज़ के आपने उनको सिक्योर रखना है। जैसे हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहते हैं कि सेफ़ के अंदर रखें, लॉक लगा दें ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा उस चीज़ तक ना पहुंच सके। तो सेम इज़ द केस है, जो भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो वो प्रोटेक्टेड हो, इट इज़ सिक्योर्ड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूज़र। तो ये कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि जो भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करें, आप जिस मर्जी तरीके से आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करें, उनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जल्दी एक्सेस हो, हाई थ्रूपुट हो, दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ना हो, अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज़ करना है और सिक्योरिटी देनी है अनऑथराइज्ड यूज़र से। ठीक हो गया। नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट छोटा सा टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर का, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ द लास्ट वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल डिज़ाइन में सब एंट्रीज हो गई, डेटाबेस क्रिएट हो गई, अब सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है सर्वर पे जाके। जिन्होंने आपसे वो बनवाई है उनके कंप्यूटर में जाके उनको इंस्टॉल करके देनी है कि ये जी आपकी डेटाबेस तैयार हो चुकी है। दिस इज़ द वेरी लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप। आपने डिज़ाइन किया, लॉजिकल डिज़ाइन बनाया, फिजिकल डिज़ाइन बनाया, आपने डेवलप कर ली डेटाबेस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने उसको इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र। जिसने उस डेटाबेस को इस्तेमाल करना है आपने बना के उसके हवाले कर देनी है, उसके सिस्टम इंस्टॉल कर देनी है, अब वो यूज़र उसको यूज़ करेगा। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज अ सर्वर। आपने जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर, जाहिर सी बात है डेटाबेस हैवी है जहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल करना है। वो सर्वर्स के ऊपर हम नॉर्मली डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डेटाबेस हर ज़रूरी नहीं है कि हर पीसी के ऊपर इंस्टॉल हो जाए, उसकी अपनी कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपका सिस्टम जो है उन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है तो तभी वहाँ पर इंस्टॉल हो सकेगी।
The database administrator and network administrator may have to work together to implement the system successfully. इसमें फिर डिफरेंट डिजिग्नेशन हैं, जैसे पता है इंस्टॉल करके काम ख़त्म नहीं हो जाता कि वो खुद ब खुद आप ऑपरेट होती रहेगी। उसको ऑपरेट करने के लिए आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, और वो टाइम टू टाइम डेटाबेस को फिर चेक करते रहते हैं। कहीं पे कोई गलती आ गई, कोई फ्लॉ सॉफ्टवेयर है, ख़राबी आ जाती है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत भी पड़ती रहती है। ये नहीं होता कि एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया एंड दैट्स इट। टाइम टू टाइम उसकी अपडेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, उसकी अपडेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। एंड द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशंस डिफाइंड बाय देयर मैनेजर्स। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं कि किसको किस डेटाबेस की किस हद तक एक्सेस देनी है। कुछ लोग कंपनी में ऐसे होंगे जिनको आप सिर्फ डेटा व्यू करने की एबिलिटी देंगे कि सिर्फ आप देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना है तो आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाएँ और वहाँ उनको बताएं, वो खुद चेंज करेंगे। हर कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट से आप सिर्फ अपनी चीज़ें व्यू कर सकते हैं, ठीक है, आपको पोर्टल दे दिया जाता है, आप अपनी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप एग्ज़ाम सेल जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाके आप अपनी शिकायत बताते हैं कि जी मेरा डाटा गलत एंटर हुआ है, तो वो खुद ठीक कर देते हैं। तो ये जो एक्सेस होती है ना डेटा की, वो हर बंदे को नहीं दी जाती। हर बंदा सिर्फ व्यू कर सकता है उसको चेंज करने की। और डिफरेंट जो एक्सेसेस होती हैं वो लिमिटेड जो यूज़र्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सिर्फ उनके पास होती है। द ऑथराइजेशंस एंड परमिशन एनेबल द यूजर्स टू परफॉर्म ऑथोराइज टास्क यूजिंग डेटाबेस फैसिलिटीज। ठीक है, परमिशन और ऑथराइजेशन हर बंदे के पास नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास होती है। The database servers and users may be thousands of kilometers apart in distributed computer network. Definitely database का पर्पज़ ही यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जिधर आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है उधर से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप सिस्टम के अंदर एक दफ़ा इन सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर लिया, आप कई किलोमीटर्स दूर किसी और शहर में बैठ के भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क का एक कमाल है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक कमाल है। Many expensive telecommunication links are required to perform the required task. Nadra and Cricinfo are two examples of this type of. Nadra एक बहुत बड़ी डेटाबेस है, इसलिए बार बार इसकी एग्जांपल दी जाती है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स की या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आप देखें नादरा पूरे मुल्क में ऑपरेट हो रहा है, हर शहर में उनकी ब्रांचेज हैं और उनके सर्वर्स हर शहर में भी पड़े हुए हैं, फिर सेंट्रलाइज्ड भी हैं, वो हाइब्रिड टेक्निक यूज़ करते हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो उनकी हाइब्रिड टेक्निक होती है। उन्होंने पार्टीशन भी किया हुआ है, सिटीज़ में सिटीज़ का डाटा भी रखा हुआ है और फिर सारे सिटीज़ का डाटा एक मेन सर्वर्स के ऊपर भी रेप्लिकेटेड फॉर्म में भी रखा हुआ है। तो दे आर यूजिंग हाइब्रिड डेटाबेस स्ट्रैटेजी। बहुत बड़ी सारी डेटाबेस है दुनिया, पाकिस्तान में कहीं पे बैठ के भी आप किसी भी बंदे का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। इवन मुल्क से बाहर भी उन्होंने फैसिलिटी दी होती है कि आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं जो ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर डेटाबेस डिज़ाइन। ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।